to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। सितंबर 2023 में ये कमेटी बनाई गई थी। अब 191 दिन तक इसमें लगे रहने के बाद कमेटी ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। बहुत बड़ी रिपोर्ट है। खास बातें 5 पॉइंट्स में जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात, रिपोर्ट में साल 2029 से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। इसके लिए संविधान में संशोधन की भी संस्तुति है। इसमें लोकसभा, विधानसभा और लोकल लेवल के चुनाव के लिए एक वोटर लिस्ट रखने की बात भी सामने आई है। दूसरी बात, देश में वन नेशन वन इलेक्शन कराया कैसे जाए, इसका रास्ता भी कमेटी ने सुझाया कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं और इसके बाद 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जा सकते हैं। तीसरी बात, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वन नेशन वन इलेक्शन पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को राय सौंपी। इसमें 32 ने पक्ष में जबकि 15 ने विपक्ष में मत रखा। बीजेपी पक्ष में रही, कांग्रेस विपक्ष में। चौथी बात, कमेटी ने कहा है कि सारे चुनाव अलग अलग कराने से कई स्तरों पर नुकसान होता है, जैसे कि बार बार इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए सुरक्षा बलों की सरकारी मशीनरी की तैनाती, जिसमें खर्च आता है, और जिन मोर्चों पर जवान तैनात हो सकते हैं वहां से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। रिपोर्ट कहती है अलग अलग चुनाव कराने से शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतों के स्तर पर भी नुकसान होता है, क्योंकि शिक्षकों को बार बार चुनाव संबंधी काम में लगाना पड़ता है। कई स्थानों पर स्कूलों में ही पोलिंग बूथ बनते हैं। पांचवी बात, जिन वर्षों में देश में एक साथ चुनाव हुए और जिन वर्षों में अलग अलग, उन सभी की जीडीपी ग्रोथ वृद्धि पर भी कमेटी ने एक स्टडी की और रिपोर्ट में लिखा कि जिन वर्षों में साथ साथ चुनाव हुए उनमें जीडीपी ग्रोथ करीब 1.5% बेहतर रही। रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी में 8 सदस्य अध्यक्षता, जैसा बताया, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की थी। उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गुलाम नबी आज़ाद, फाइनेंस कमीशन के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी भी इस कमेटी में थे। बताते चलें, आज़ादी के बाद देश में पहली बार 1952 में चुनाव हुए। तब लोकसभा और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए। ये क्रम 1957, 1962 और 1967 में भी रहा, पर फिर सिलसिला टूट गया क्योंकि 1968-69 में कई राज्यों की विधानसभा समय से पहले ही भंग हो गई। वहीं 1971 में समय से कुछ पहले लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद से ही देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पर होते रहे। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने वालों का तर्क है कि विविधता और संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ एक साथ चुनाव के लिए जोर देना। राजनीतिक पार्टियां इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क रख रही हैं, सुनते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को भारी फायदा होने वाला है। तमाम, एक तो सरकारी धन का जो दुरुपयोग होता है या धन ज्यादा खर्चा होता है समय समय पर इलेक्शन पर, वो तो बचेगा ही, लेकिन जो आचार संहिता के कारण जो डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, विकास अवरुद्ध हो जाता है, उस विकास को भी गति मिलेगी। जो संविधान, इस संविधान की उत्पत्ति है, बाबा साहब का कितना योगदान है, उनको धोखा दिया, पीठ पर छुरा भोंका है। वन इलेक्शन वन नेशन हम रिजेक्ट करते हैं। एक टोटलिटेरियन की तरफ बढ़ रहा है। वैसे भी देश के अंदर डेमोक्रेसी करीब करीब खत्म हो गई है। ईवीएम का जिस तरह से ईवीएम के द्वारा रिगिंग हो रही है, तो जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात को हम रिजेक्ट करते हैं। अगली सुर्खी दिल्ली के रामलीला मैदान से 14 मार्च को यहां किसानों की महापंचायत हुई। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की ओर से बुलाई इस महापंचायत में यूपी, हरियाणा और पंजाब के करीब 400 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। नियम और शर्तों के साथ इसकी मियाद सिर्फ 14 मार्च के लिए दी गई थी। दिल्ली पुलिस और एमसीडी ने किसानों को इस शर्त पर अनुमति दी थी कि वो बिना ट्रैक्टर के पहुंचेंगे, किसी के पास कोई हथियार नहीं होगा। अब उन मुद्दों को जान लेते हैं जिसकी मांग पर हजारों किसान दिल्ली में जुटे। पहला, एमएसपी गारंटी कानून लाया जाए। दूसरा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट्स को लागू किया जाए। तीसरा, किसानों की कर्ज माफी हो। चौथा, पिछले किसान आंदोलन में दर्ज केस वापस लिए जाएं। और पांचवा, पिछले किसान आंदोलन में मृत किसानों को मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों की सजा की भी मांग की गई। किसानों जुड़ा एक और अपडेट आया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलवक्त महाराष्ट्र में है। 14 मार्च को नासिक में राहुल ने किसानों की सभा को संबोधित किया। इसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी मौजूद थे। इस दौरान राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर सुनाया। जब तक एक व्यक्ति किसान का दुख को नहीं समझता है, किसान की मेहनत की इज्जत नहीं करता है,
तब तक वो किसान की मदद नहीं कर सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे दरवाजे, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। अब बात करते हैं सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून की। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को विस्तार से दिए एक इंटरव्यू में सीएए के प्रावधानों और इस कानून पर उठ रहे सवालों पर जवाब दिए। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप कि ये कानून एंटी मुस्लिम है। सवाल उठाया गया कि नागरिकता देने का पैमाना धार्मिक आधार पर क्यों रखा गया। गृह मंत्री से पूछा गया कि जिन 3 देशों का कानून में जिक्र है वहां के मुसलमानों को ये नागरिकता क्यों नहीं मिली, और इसका अमित शाह ने ये जवाब दिया। एंटी मुस्लिम कैसे है कि आप सिर्फ मुसलमानों को एक उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया। ये मैं वो कह रहे हैं, क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे, और अगर वो मुसलमान, और भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट है, इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद एक ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च की है जहां नागरिकता के लिए घर बैठे आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए चाहिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जिन शरणार्थियों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं, उनका क्या होगा। मैं आपको बताता हूं, जिनके पास दस्तावेज नहीं है इसका रास्ता हम बाद में ढूंढेंगे, परंतु जिनके पास दस्तावेज है वो मेरे एक रफ अंदाज से 85% से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि इस कानून के आने के बाद 1947 से भी बड़ा पलायन होगा। मुख्यमंत्रियों के विपक्षी दल के इन बयानों पर भी अमित शाह ने जवाब दिया। वो भी समझ रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया गया है। एक केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। तो नागरिकता के बारे में कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, वो दोनों हमारे संविधान की 246/1 अनुच्छेद के माध्यम से इसको शेड्यूल 7 में डाला गया है, जो केंद्र की इसकी तमाम शक्तियां केंद्र को दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये तो रही गृह मंत्री की बात, लेकिन उनका इंटरव्यू सामने आने के बाद केजरीवाल का पलटवार भी आया। पूछा कि दूसरे देश से आए इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आप नौकरी कैसे देंगे। अपने पूरे बयान में जो प्रश्न मैंने कल उठाए थे उसका किसी भी एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल मुझे गाली गलौज किया है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, देश इंपॉर्टेंट है, देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो? वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? सीएए पर केजरीवाल के बयान के बाद उनका विरोध भी किया जा रहा है। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने आज नई दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। केजरीवाल माफी मांगो,
अब रुक करते हैं न्यूज रूम का, जानने के लिए लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के अपडेट्स। एक और लिस्ट आ गई है। कहां से आई है? पंजाब से। किसने जारी की है? आम आदमी पार्टी ने। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 8 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी ने आज यानी 14 मार्च को उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इससे पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये डील हो गई थी कि दिल्ली में, गुजरात में, हरियाणा में और गोवा में ये दोनों पार्टियां सीट शेयर करेंगी, लेकिन पंजाब में दोनों पार्टियां सोलो लड़ेंगी यानी अकेले अकेले लड़ेंगी। आम आदमी पार्टी ने आज 13 में से 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित भी कर दिए हैं। इनके नाम बताए देते हैं। अमृतसर से कुलदीप सिंह लड़ेंगे चुनाव, खडूर साहिब से लालजीत सिंह भुल्लर, जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, फतेहगढ़ साहिब से गुरप्रीत सिंह, फरीदकोट से करमजीत अनमोल, भटिंडा से गुरमीत सिंह खुदियान, संगरूर सीट से गुरमीत सिंह मीत और पटियाला से डॉक्टर बलबीर सिंह। लोकसभा चुनाव से जुड़ी दूसरी अपडेट भी पंजाब से ही है। यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी प्रमीत कौर ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब तक वो कांग्रेस में थीं और पटियाला से सांसद रही हैं। 2004-2009 में वो पटियाला लोकसभा सीट से ही जीती संसद पहुंची। 2014 में उन्हें इसी सीट से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2019 में प्रमीत कौर ने एक बार फिर पटियाला से ही सांसदी जीती। अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये सारी चीज़ें करीब करीब पिछले काफ़ी समय से तय नज़र आ रही थी। जब अमरिंदर सिंह ने 2 साल पहले कांग्रेस छोड़ी, इसके बाद अपनी नई अलग पार्टी बनाई और 2022 में उनकी उस पार्टी का विलय भी भारतीय जनता पार्टी में हो गया था। अब उनकी पत्नी ने भी कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली है। चुनाव से जुड़ी अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से आई है। यहाँ पर अजीत पवार गुट, एनसीपी के अजीत पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो अपने बैनर, पोस्टर में या तमाम और प्रचार में शरद पवार के फ़ोटो का, नाम का इस्तेमाल न करें। चाचा भतीजे के बीच पार्टी को लेकर कुछ समय पहले फूट पड़ी थी। दोनों के बीच एक लंबा पॉलिटिकल ड्रामा इसके बाद महाराष्ट्र में रहा, जिसके बाद पार्टी का सिंबल अजित पवार को मिला था। लेकिन अब ये स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है कि सिंबल भले आपके पास है, पार्टी का नाम आपके पास है, लेकिन शरद पवार की फ़ोटो का, नाम का इस्तेमाल आप अपने प्रचार में नहीं करेंगे। चुनाव से जुड़ी अगली सुर्खी है पश्चिम बंगाल से। यहाँ पर ममता बनर्जी ने पहले ही 42 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया था, अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। अब कांग्रेस के लिए दूसरा झटका आया है लेफ्ट पार्टियों से। लेफ्ट ने भी 16 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है। यानी ये स्पष्ट हो गया है कि अब यहाँ पर अपना अपना देखो वाला मामला है। कांग्रेस अकेली ही लड़ती नज़र आ सकती है। लेफ्ट ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि हम सोलो फाइट करेंगे और टीएमसी पहले ही अपने इरादे साफ कर चुकी है। आज के ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।